तो काशी में कोहराम है। 5:45 पर ऐसा दुखद हादसा हुआ कि दर्दनाक कर दिया, दिल को दिल दहला दिया। और ये हादसा ऐसा हादसा है जो बनारस के लोग याद नहीं करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें याद आएगा। जब हम पुल बनाते हैं तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के कई सारे मेजर्स लिए जाते हैं। यहाँ पर सवालिया निशान ये है कि अगर इतना हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजारा जा रहा था तो लेंटर को उस वक्त क्यों लगाया जा रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। कि सीमेंट की गार्डर को क्यों लगाया जा रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, कौन जिम्मेदार है, गलती किसकी है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। हादसे में अभी 24 लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त एनडीआरएफ की 5 रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुट चुकी है। दुख जताया है, सीएम योगी से बात की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा मन भारी बोझ में दबा हुआ है, क्योंकि बनारस के अंदर, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर ये हादसा हुआ है। उनका कहना है पूरे भारत में कहीं भी अगर कोई मानव जान को खतरा होता है तो वाकई प्रधानमंत्री का दर्द या जो भी लोग हैं उनका दर्द अपने आप में छलक पड़ता है। ये भी देखने की बात, ये भी समझने वाली बात होगी, ये महसूस करने वाली बात है जो प्रधानमंत्री आज महसूस कर रहे थे और कह रहे थे कि भारी बोझ में मेरा मन दबा हुआ है। संतोष ओझा हमारे सहयोगी है। संतोष, अभी का अपडेट क्या है? इतनी भारी गार्डर को किससे हटाने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई बड़ी क्रेन वहां पर तक पहुंच पाई है? क्या ट्रैफिक रास्ता क्लियर कर पाई है उस क्रेन के लिए? क्योंकि क्रेन का पहुंचाना भी वहां पे बड़ा मुश्किल काम होगा। संतोष का फोन कट गया है, संतोष के पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं चश्मदीदों ने क्या कहा। तब तक मैं आपको थोड़े विजुअल बताता हूं। ये रात की तस्वीरें हैं। रात में वहां पर लाइट्स का इंतजाम किया गया है। कई सारे लोग हैं, जो लोकल लोग हैं उन्होंने ही सबसे पहले मदद की थी। उसके बाद पुलिस के लोग पहुंचे, प्रशासन के लोग पहुंचे, एनडीआरएफ की 5 टीमों को लगाया गया है, आर्मी को लगाया गया है, आर्मी भी वहां पहुंच चुकी है। और ये जो तस्वीरें हैं आप थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं और इन तस्वीरों में बताया जा रहा है कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि किस तरीके से वहां पर राहत और बचाव के काम की कोशिश हो रही है। संतोष, कितनी हैवी मशीनरी को लगाया गया है और क्या इतनी हैवी मशीनरी को मूव करने का रास्ता भी है उस इलाके में? दीपक जी, यही दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हैवी मशीनरी बिना लगाए कुछ भी नहीं होना है और अभी तक हैवी मशीनरी यहाँ पे नहीं पहुंची है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए तो एनडीआरएफ और सेना की जवान जरूर रेस्क्यू कर रही है, लेकिन ये रेस्क्यू बहुत ही स्लो है। संतोष से फिर हमारा संपर्क कट गया है। हम अन्य लोगों से भी, अन्य संबंधित लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। संतोष, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए आइए देखते हैं कि चश्मदीदों ने क्या देखा और उन्होंने एकाएक क्या महसूस किया जब एक धड़ाम से आवाज हुई और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैं यहाँ से आ रहा था बाइक से, जो है राजा तालाब से। मैं घटनास्थल से करीब 50 मीटर दूरी पे था। अचानक धड़ाम से आवाज हुई, चारों तरफ चीत्कार शुरू हो गए। करीब आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां उस पिलर के नीचे दब गई, जो है बुरी तरह से लोग मर गए। सारे लोग, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ये कितने लोग मरे होंगे अभी तक, क्या अंदाजा लग रहा है? जो अभी तक संभावना करीब 50 के आसपास की संख्या बताई जा रही है। कैसे 50 लोग, कैसे एक साथ कैसे 50 लोग हो सकते हैं? क्योंकि एक मिनी बस थी और 3-4 4 व्हीलर थी। 4 4 व्हीलर पूरी तरह से पिलर के नीचे दबी हुई है। मिनी बस भी आधा जो है उसमें चपेट में आ गए हैं। अब 1 घंटे बाद ये प्रशासन आई है। हम लोग यहाँ पब्लिक इतने हुए लगे हुए थे, इतना फोन करने के बाद बावजूद कोई आया नहीं। अब आए 1.5 घंटे बाद ये लोग। यहाँ पे मैं साइड में ही खड़ा था, ये एक्चुअली कुछ सेटिंग कर रहे थे और सडनली वो पूरा पलटी हुआ है। और इसमें जो भी सब आंकड़ा दे रहे हैं 20 या 25 या 100+, क्योंकि यहाँ पे जो कार्स हैं, जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसकी हालत देख ले, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है। ये अचानक में हुआ एक्चुअली सेटिंग। ओपी सिंह, डीजीपी यूपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उत्तर प्रदेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, आपका आज बहुत दुख का दिन है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि बनारस का लेटेस्ट अपडेट अभी क्या है? देखिए, अभी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारी टीमें वहां लगी हुई हैं, एनडीआरएफ की टीमें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की टीमें, हमारे ऑफिसर्स वहां पे लगे हुए हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि 16 डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं और 3 आदमियों को जिंदा निकाला गया है, उनको लाइव निकाला गया है, एक्सट्रिकेट किया गया है। साथ ही साथ 3 या 4 इंजर्ड भी हुए हैं
और उसके अलावा 5 व्हीकल्स को हमने रिट्रीव किया है, उनको वहां से हटाया है, और अभी एक कार को अभी हमने हटाया और एक बाइक को हटाया। अभी एक बस, मिनी बस एक वहां पे अभी है जिसको हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्रेन की व्यवस्था की जा रही है और हमें लगता है तुरंत ही इसको कर लिया जाएगा। तो लेटेस्ट यही हमारा अपडेट है आपके लिए। सिंह साहब, आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरह का निर्माण होता है तो कई तरह के प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इस इलाके में फ्री फॉर ऑल था, ऐसा क्यों था? नहीं, ऐसा फ्री फॉर ऑल का सीन नहीं था। इस तरह के निर्माण होते हैं जो समय समय पे होते हैं, ट्रैफिक नियंत्रित वे में चल रहा था। अगर इस प्रकार की कोई बात होती तो इसको रोक दिया जा सकता था, लेकिन इस प्रकार के निर्माण के समय में चलता रहता है। ये हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके लिए राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी बिठा दी है, उसके बाद ही हम इसका आकलन कर पाएंगे और उस पर कोई टिप्पणी कर पाएंगे। अभी हमारी सारी प्राथमिकता जो है लोगों की जानें बचाने के ऊपर था, और यही कारण है कि हमने सारा उसी पे कॉन्सेंट्रेट किया। हमने अपने इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट किया, हमने अपने एम्बुलेंसेज को वहां पे बताया, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए हमने व्यवस्था की, साथ ही साथ हमारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन से उनको हमने एक्टिवेट किया और वो तुरंत मौके पर पहुंचे, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस की टीम हो। हमारे ऑफिसर्स तुरंत वहां पे पहुंचे और उन्होंने ट्रैफिक को रेगुलेट किया। सो सारी व्यवस्थाएं जो डिजास्टर के समय में होती हैं वो हम लोगों ने किया। लेकिन जहां तक ये हादसा के होने और बाकी सब चीजों का प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, वो तो सारा जांच का विषय है जो जिसपे बाद में चर्चा की जा सकती है। सर, आपने कहा 3 लोगों को जिंदा निकाला गया है, क्या वो सकुशल हैं? क्या वो घर जाने के हालात में हैं या अभी उनको अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है? नहीं, हम अभी उनको प्राथमिक उपचार देंगे, उनको देखेंगे कि उनकी स्थिति मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी है, वो स्वस्थ हैं कैसे हैं, और उसके बाद ही वो घर जाएंगे। चलिए सिंह साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुख की घड़ी में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, बनारस की जनता के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है और हम सब ये विनती करते हैं, हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको जितने लोगों को रिलीफ मिल सके, जितने लोगों को रेस्क्यू किया जा सके वो कर लें और वो हो पाए। हम इसी बात की उम्मीद करते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वाराणसी हादसे पर दुख जताया है। मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। एक तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी, मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं। कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ। प्रमुख सचेत गृह हैं अरविंद कुमार जी। मैं सबसे पहले आपसे बनारस के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानना चाहूंगा। अरविंद कुमार जी, लेटेस्ट अपडेट क्या है? बनारस में एनडीआरएफ की 7 टीमें हमारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं, जिसमें लगभग 325 के करीब जवान हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अभी तक जो जानकारी मेरे पास में आई है उसमें 16 जो डेड बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं। 3 लोगों को जिंदा बचाया गया है और ये आशंका है कि 2 से 3 लोग अभी और ट्रैप हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। जी, अब मैं ये जानना चाहूंगा अरविंद कुमार जी, और कितने लोग नीचे फंसे होंगे या और कितने लोगों के दबे होने की आशंका है आपको?
जैसा मैंने बताया 2 से 3 लोग और हो सकते हैं जो नीचे दबे होंगे अभी। जी। और जो कह रहे हैं मिनी बस पूरी दब गई है, उसके बारे में क्या परिस्थिति है सर? मिनी बस जो है उसके बारे में जो जानकारी मिली थी वो लगभग आधी के करीब मिनी बस उसमें थी, सवारियां बहुत ज्यादा नहीं थी उसमें। जी ठीक है अरविंद कुमार जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद तो नहीं करूंगा। आज के दिन आपके लिए भी दुखद घड़ी है और आप भी कोशिश कर रहे होंगे, हर संभव कोशिश कर रहे होंगे कि बनारस के लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत और ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जाए। तो ये थे अरविंद कुमार जी जिन्होंने हमें बताया कि 16 डेड बॉडी निकाली गई है, 3 लोगों को जिंदा निकाला गया है, 2 से 3 लोग अभी भी ट्रैप है, 5 व्हीकल्स को निकाला गया है जिसमें 1 कार 1 बाइक है और लेकिन 1 मिनी बस है वो अभी आधी दबी हुई है, आधी निकली हुई है। और पहली बार ये जानकारी मिली है कि उस मिनी बस में ज्यादा सवारियां नहीं थी। तो एक बड़ी राहत की बात है कि मिनी बस के अंदर ज्यादा सवारी नहीं थी, वरना बनारस के अंदर आपने देखा होगा सर, बनारस के अंदर बिल्कुल ठसाठस भर के खास करके उस क्षेत्र में, खास करके जिस समय की ये घटना हुई है 5 बजे, इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है और वो कई तरह का होता है, साइकिल सवार, पैदल सवार, हाथ रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मिनी बस, सब कुछ होता है। इसलिए ये जो बता रही है सरकार, अगर ये है तो बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि वहां पे उस समय भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब एक ही चीज है, आपको 1 मिनट के लिए रुकूंगा सर। अनिल जी हमारे साथ, शिवपुर विधानसभा क्षेत्र है और ये बनारस की सीमा में ही है, वाराणसी की सीमा में है, उसी के विधायक है। अनिल जी, लेटेस्ट अपडेट आप हमें क्या बता सकते हैं? आप कहां पर हैं इस वक्त और लेटेस्ट अपडेट क्या है? दीपक भाई, एक राहत की बात ये है, जैसा मैं प्रमुख सचिव गृह जी की बात भी सुन रहा था और ये हम लोगों को राहत मिली है कि जो मिनी बस है उसमें सवारियां कम थी, वो कहीं सवारी छोड़ कर आ रहे थे और कम लोग थे। एक बहुत बड़ी राहत है, हम सब लोग बहुत मर्माहत हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से लगा हुआ है और अतिरिक्त तरीके से जैसे सिविल डिफेंस के लोग हैं उन लोगों को भी, सब लोगों को लगा दिया गया है। हमारे होमगार्ड्स के सभी जवानों को बुला लिया गया है, जो लोग राहत कार्यों में विशेष तौर पर जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जो लोग काम करते हैं, और पीआरडी के लोगों को भी लगाया गया है। पार्टी संगठन के लोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। पूरा बनारस इस दुखद घड़ी में, इस घटना में जो लोग भी इससे प्रभावित हैं, सबको राहत देने के लिए, सबकी मदद करने के लिए पूरा बनारस दीपक भाई खड़ा है और ये सब अच्छा है। लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय अभी लग रहा है। जब तक अभी मुझे लग रहा है कि 1-8 घंटे में थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अभी कितने लोग दबे हैं। थोड़ा स्पष्ट तौर पे कहना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अनिल जी, आप इस इलाके को थोड़ा डिस्क्राइब कर पाएंगे? किस तरह का इलाका है, कितना लंबा पुल बन रहा था, कहां से कहां तक का पुल बन रहा था, ताकि देश के जो लोग हैं वो समझ पाएं कि एग्जैक्टली वो किस तरह की जगह थी बनारस के अंदर। ये दीपक भाई, आंध्रा पुल के उत्तर साइड में रोडवेज है, वहीं से रोडवेज से लेकर लहरतारा पुल के पास तक ये पूरा ओवरब्रिज बन रहा था। जो बनारस का कैंट स्टेशन है, रेलवे का स्टेशन, जो प्रमुख स्टेशन है, उसके सामने ये ओवरब्रिज बन रहा था और ये तकरीबन 1 से 1.25 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 1 से 1.25 किलोमीटर की लंबाई है। तो सर, कई बार पुल के बनाने के टाइम कुछ स्टैंडिंग ऑपरेशन रूल्स होते हैं, SOPs होते हैं, क्या उनका ध्यान नहीं रखा गया? क्योंकि जहां पर पुल इस तरह का बना रहे होते हैं, बड़े बड़े लैंटर को डाल रहे होते हैं, उस वक्त वहां उस जगह का ट्रैफिक थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है या कुछ दिनों के लिए उसको 1 वे कर दिया जाता है या उस इलाके को ढक दिया जाता है जहां पर काम चलता है। तो इस तरह के कोई एहतियात के कदम क्या इस मामले में नहीं उठाए गए थे? क्योंकि उसी अंडरब्रिज के नीचे से लोग भी गुजर रहे थे और वहीं पर उस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। नहीं, दोनों तरफ सिंगल एक लेन बनाकर दोनों तरफ से आवागमन के लिए बनाई गई थी लेन, लेकिन एकदम से पुल के नीचे तो खाली ही रखा गया था। हाँ, ये है कि वो इलाका आप भी समझते होंगे, बनारस को थोड़ा बहुत भी जानने वाले लोग, सारे लोग जानते होंगे कि संभवतः बनारस का सबसे भीड़ भाड़ वाला वो इलाका होता है। कैंट स्टेशन के सामने हमेशा भीड़ रहती है और
एहतियात सब बरते जा रहे थे, कमी कहाँ हुई। अब 48 घंटा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है, पूरी रिपोर्ट निकल कर आ जाएगी सामने, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हम लोग सिर्फ इसमें लगे हुए हैं कि जो लोग भी इससे कहीं से भी प्रभावित हो उनको किस तरह से राहत दी जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। अब सीधे चलते हैं महेंद्र नाथ पांडे जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। महेंद्र नाथ पांडे जी, पहले तो इस दुख की घड़ी में पूरा देश जो है बनारस के साथ है। हम यही कामना करते हैं कि जितने लोगों को जल्दी से जल्दी सकुशल निकाला जा सके वो काम कम से कम पूरा हो, वो काम कम से कम हो। अभी गाड़ियां कुछ दबी हुई है, अभी की एग्जैक्ट स्थिति क्या है, कितने लोग नीचे ट्रैप्ड हैं, आपको क्या जानकारी मिल रही है अपने कार्यकर्ताओं से, अपने तंत्र से? और एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, हमारे पार्टी वर्कर्स भी पहुंचे हैं और जितनी आवश्यक क्रेनें वगैरह थी वो सब वहां पहुंच गई हैं और अभी तो 1 दर्जन से कुछ अधिक ही मरने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। और मुख्यमंत्री जी ने मृतकों को 5 लाख, घायलों को 2 लाख की घोषणा भी की है। जैसा 48 घंटे में जांच रिपोर्ट और निश्चित तकनीकी या निर्माण सामग्री या किसी कारण जो फाल्ट रहा है उन दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस दुख की घड़ी में हमने पार्टी इकाई के हर एक क्षेत्रीय अध्यक्ष सभी सबको निर्देश किया है कि वहाँ लगातार वहाँ वॉच करें, देखते रहे, मदद पहुंचाएं। महेंद्र नाथ पांडे जी, क्या आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सेतु विकास निगम ये बना रहा था, तो सेतु विकास निगम ने क्या इस फ्लाईओवर को किसी को उस पे दिया था, ठेके पर दिया था? अब मुझे पूरी जानकारी अभी तत्काल तो नहीं मिल पाई है कि ठेके पर दिया था, लेकिन निश्चित तौर पर सेतु विकास निगम जो भी देता है वो अगर उसके निर्माण के पार्ट टेंडर देता है, लेकिन बनाता खुद अपनी देखरेख में है। सेतु निगम की यही ट्रेडिशन, यही परंपरा है, अपनी देखरेख में। तो 48 घंटे के डेडलाइन दी है सीएम साहब ने कि हम चेक करेंगे और एक रिपोर्ट भी मांगी है। मैं आपसे एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा कि आपके मूवमेंट का या सीएम के मूवमेंट का वहां पर आज कार्यक्रम तो होना संभव नहीं है क्योंकि आज राहत और बचाव कार्य में दिक्कत होगी। क्या कल आप लोगों में से कोई जा पाएगा? आप लोग जाएंगे वहां पर? क्या कल जाना उचित होगा? क्या ये उचित समय होगा वहां पर जाने के लिए? अभी राहत के लिए केशव मौर्य जी वहां निकल पड़े हैं, कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हैं। और मैं दिल्ली में, चूंकि कल मीटिंग के लिए यहाँ दिल्ली में उपलब्ध था, से दिल्ली से निकल रहा था मैं, अभी फ्लाइट उपलब्ध नहीं हुई कोई, मैं सुबह वहां पहुंच रहा हूं। और मैं वहां, चूंकि मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूं, मैं सुबह जल्द से जल्द वहां पहुंचूंगा। और शेष माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारी उनकी चर्चा हुई है, वो कल सब स्थिति के आकलन करने के बाद वो भी निर्णय लेंगे वहां जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे जी, हमसे बातचीत के लिए और हमारे साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो अभी तक 16 डेड बॉडी को निकाला गया है, कुल 24 लोगों की मौत हुई है, ऐसा पता लग पाया है। आधिकारिक सूत्रों ने हमको, डीजीपी ने साफ साफ बताया है कि 16 डेड बॉडीज निकाली गई हैं और 3 को जिंदा निकाला गया है और उनके अंदाजे से 2 से 3 लोग अभी ट्रैप्ड हैं जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। बाकी क्या स्थिति है ये अभी साफ नहीं हो पाई है, कितनी गाड़ियां दबी हुई है। उसमें उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने बोला कि 5 व्हीकल्स को निकाल लिया गया है, जिसमें 1 कार है, 1 बाइक है और 3 अन्य वाहन है। तो इस तरह की जानकारी हमको अभी तक सरकारी अधिकारियों से मिल पाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं और उसके बाद एक ब्रेक पर चलते हैं। वाराणसी में कैंट के पास एक निर्माणाधीन सेतु का स्लैब गिरने से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे पर मैं दुख व्यक्त करता हूं। उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए दुख व्यक्त किया है और तत्काल वहां पर राहत कार्य प्रारंभ करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। मैंने इस संबंध में विभागीय मंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी को तत्काल वहां के लिए रवाना किया है। उनके साथ सूचना राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भी साथ में जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच
के लिए एक कमेटी का गठन किया है ईपीसी की अध्यक्षता में। इसमें प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग तथा प्रबंध निदेशक जल निगम को इस कमेटी में रखा गया है। 48 घंटे के अंदर इस पूरे मामले की तकनीकी जांच, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव के साथ साथ इस पूरे मामले की जांच करके अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं।